टॉपिक का नाम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो अब तक हम लोगों ने पोटेंशियल चेक कर लिया था। क्या होता था? डेफिनेशन बोलो फटाफट। ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ठीक है ना? नेगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहीं से निकलती है। मैकेनिकल एनर्जी कैसे निकालते हैं देखो। अच्छा याद करो, मैंने मैकेनिकल एनर्जी में दो एनर्जीज बताई थी। कौन कौन सी? पोटेंशियल और काइनेटिक, यही दो एनर्जी बताई थी। पर अपन ने जो पढ़ा वो तो वर्क एनर्जी थ्योरम था, वो दैट इज डिपेंड्स ओनली ऑन द काइनेटिक एनर्जी। तो जरा यहाँ पर समझो कि ये कहानी थी क्यों और क्या पर्पस था इस कहानी के आने का। तो मैंने बोला था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय पॉसिबल है कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, वर्क डन बाय, अब आपकी मर्जी हो, इंटरनल फोर्स लो, एक्सटर्नल फोर्स लो, अदर फोर्सेस लो, जो भी मर्जी है। तो मैं इसको वर्क डन बाय अदर फोर्सेस दे देता हूँ। ठीक है, तो बच्चे अगर मैं यहां से कंजर्वेटिव वर्क डन को इस तरफ ले आऊं तो क्या बनेगा? डेल्टा के माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस। यही बना। जरा सा पहचानो इसे। क्या ये माइनस में कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वो भी नेगेटिव। इसको कुछ और लिख सकते हैं क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, याद आ रहा है? नेगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो नेगेटिव में लिख सकते हैं। तो क्या बन गया बच्चों? डेल्टा के इज प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन ड्यू टू अदर फोर्सेस। ये कहलाती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम। ठीक है, ये क्या कह रही है आपको कि जितना भी वर्क डन होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और अदर फोर्सेस के द्वारा, वो सारा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में चेंज प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सेम चेंज के बराबर होगा। यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती। अगर इफ कोई ऐसा केस बने जहां पर वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव एंड वर्क डन ड्यू टू अदर फोर्सेस आर जीरो, हो ही ना। ऐसा कोई केस बने जिस केस में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का भी कोई वर्क डन ना हो और अदर फोर्सेस का भी कोई वर्क डन ना हो, तो वहां पर कहानी कैसी हो जाएगी? डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो। इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। के फाइनल माइनस के इनिशियल होगा ये, प्लस ये बनेगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, इक्वल टू जीरो। यहाँ से मैं बोलूँ के फाइनल प्लस यू फाइनल और इन दोनों टर्म को उधर भेज दूँ, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। और ये गजब की बात समझ में आई। अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो और कोई अदर फोर्सेस भी ना हो, मतलब कोई ऐसा वर्क डन ना हो, तो इनिशियली जितना मैकेनिकल एनर्जी होगा फाइनली भी उतना ही होगा। देखो समझो इस बात को। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, फाइनली जो था वही क्या था? इनिशियल। मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व। कब? जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो और अदर फोर्सेस ना हो। पहले से नोट डाउन करो, फिर इसकी बात करते हैं। जिसको मैंने ब्रैकेट किया उसे पॉइंट आउट करना। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है क्योंकि इनिशियली जितनी मैकेनिकल एनर्जी थी फाइनल भी उतनी ही थी। सब कुछ नहीं बेटा, सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क ना हो और अदर फोर्सेस ना हो। तो नॉन कंजर्वेटिव में मोस्टली आपके सामने कौन सा आता है? फ्रिक्शन। अदर में कोई आदमी धक्का मार रहा हो। ठीक है,
एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो। यार केशव थोड़ा सा इधर हो जाओ ना यार, इस साइड हो जाओ थोड़ा सा, मतलब बैग इधर रख लो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने कोई होमवर्क दिया था आप लोगों को? अच्छा, आज वो दोनों भाई बहन कहाँ गायब हो गए, कोई आइडिया नहीं। एक मिनट, ये लोग कल भी तो ऑनलाइन आए थे ना, जयेश और ये लोग? एक बार ग्रुप पे लिंक डालना, कल भी इधर उधर ज्वाइन कर रहे थे ये लोग, ग्रुप पे लिंक डाल दो BKU वाला। BKU डन। एक क्वेश्चन करते हैं। A block is placed on the top of inclined plane of 37° with horizontal with horizontal. The length of the plane is 5 meter. The block slide down the plane and reaches the bottom. A and B करके पार्ट लिखो। A लिखो पहले, find the speed of the block find speed of the block find speed of the block at the bottom at the bottom at the bottom if the inclined plane is smooth.
if the inclined plane is smooth. B part लिखो, find the speed of the block at the bottom if the coefficient of friction is 0.25. सॉल्व करो। हर्षित, आप दूर से आते हो क्या बच्चे? मैं सॉल्व करूं? तो ब्लॉक का मास दिया हुआ है ना मैंने? नहीं दिया हुआ? जरूरत भी नहीं है वैसे, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखो बच्चों, ये है इंक्लाइन प्लेन। ब्लॉक फाइनली यहां पहुंच जाता है, इनिशियली कहीं पे यहां पे था, मास m मान लेता हूं, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है ये 5 मीटर है, ये आपको गिवन है, और ये एंगल गिवन है 37 डिग्री। अगर मैं इसकी ये वाली हाइट निकालना चाहूँ, निकाल सकता हूँ? हाइपोटेनस 5 मीटर, परपेंडिकुलर निकालना है मुझे, कैसे निकाल सकता हूँ? 5 इंटू साइन 37। आराम से सोच लो, जल्दी नहीं है। पक्का? सेजल सोचो बेटा, ऐसे थोड़ी। 5 इंटू साइन 37,
साइन 37 कितना होता है 3/5, तो ये गया और बचा 3 मीटर हाइट। क्या पहले केस में कोई फ्रिक्शन लग रहा है? नहीं, यानी कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। क्या कोई अदर फोर्स, मैं धक्का मार रहा हूँ, ऐसा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या मैं यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देख सकता हूँ कितना रहा होगा? इनिशियल पोजीशन तो ये थी, देख के बताओ। mg इंटू 3 यानी 3mg लिख सकता हूँ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रेस्ट से स्टार्ट हुआ 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मैंने अज्यूम कर लिया 12mv²। अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और कोई अदर फोर्सेस नहीं था तो क्या मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ? इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। चिपकाते हैं। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। सबकी वैल्यूज चिपका दो। के फाइनल कितना 12mv² प्लस यू फाइनल 0 इज इक्वल टू 3mg यू इनिशियल और के इनिशियल 0। m से m गुजर गया और v² इज इक्वल टू 6g, तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ 60। 12 पंजे 60, तो 4 2 बाहर आ गया, अंदर बचा 6 पंजे 30, रूट 30, रूट 30 के रूट 15 यूनिट मीटर पर सेकेंड। आंसर सिंपल। बोलो कितना आसान है ये। इसी क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपको क्या लग रहा है इस चैप्टर का है? नहीं, ये क्वेश्चन आपके मोशन स्ट्रेट लाइन का है। एक ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शन नहीं है, क्या एक्सेलरेशन आता है इसका mg sin थीटा। एक्सेलरेशन पता होता है, इनिशियल वेलोसिटी पता, फाइनल निकालनी पड़ती। या तो उस मेथड से करो या इससे करो। एक्सेलरेशन निकाल सकते थे ना mg sin थीटा इस केस में, फिर उससे सॉल्व करना पड़ता मोशन इन स्ट्रेट लाइन से। और ये वर्क एनर्जी थ्योरम इतनी काम की चीज़ है कि देखो तुरंत काम हो गया। जी से तो फिर तो नीचे थोड़ी गिर रहा है, वो स्लाइड कर रहा है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन से भी आंसर निकालोगे तो यही आएगा। ठीक है, चाहो तो निकाल सकते हो। सेकंड पार्ट करोगे या मैं कर दूं? चलो सेकंड पार्ट भी मैं कर देता हूँ। सेकंड पार्ट में देखो एक एक्स्ट्रा चीज और आ गई, क्या? फ्रिक्शन, यानी एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है। कितना वर्क डन होगा उसका अगर मैं टोटल वर्क डन देखूं? देखो सबसे पहले तो फ्रिक्शन फोर्स निकालना पड़ेगा। मूविंग बॉडी है मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन इसका कितना आएगा अगर ब्लॉक का देखें तो? इधर होता नॉर्मल रिएक्शन और इसके अपोजिट में कंपोनेंट कौन सा आता? mg cos 37 डिग्री, यही आता। सबको ध्यान है? क्यों लड़ रहे हो बेटा, क्या हो गया? क्यों पूछ रहे थे? मैं हूं ना यहाँ। तो n बराबर आ गया मेरे पास, m की वैल्यू कितनी है मुझे नहीं पता, g की वैल्यू 10 और ये 4/5, ये 2 टाइम्स गया तो ये 8m आया n की वैल्यू। ठीक है, और इसको अगर मैं म्यू से मल्टीप्लाई कर दूं, म्यू कितना दे रखा है मुझे 1/4, 0.25 दिया हुआ है ना, 1/4, तो 1/4 इंटू 8m, ये बचा 2m। जी मैंने काट कूट दिया ना इसमें, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स आया, अभी तो वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन कैसे निकलेगा इसका फ्रिक्शन का? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका एक्चुअली में 5 मीटर अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस, तो माइनस का 2m इंटू डिस्प्लेसमेंट किया मैंने 5, कितना आया माइनस का 10, ये हो गया वर्क। अच्छा मैं इसको 10m की जगह चाहूँ तो mg भी लिख सकता हूँ, g की वैल्यू तो है, क्योंकि इधर फिर g रखना पड़ेगा अपन को, 30m होगा ये, तो कोई बात नहीं, रहने दो, आपकी जैसी इच्छा हो। अब आपकी इच्छा है वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, आपकी इच्छा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम लगाओ। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम ने क्या कहा था आपको? अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है
तो मैं डेल्टा के प्लस डेल्टा यू को क्या बोल सकता हूँ, इक्वल टू नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन बोल सकता हूँ ऐसा, लिख दो। डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना, के फाइनल माइनस के इनिशियल, हाफ एम वी स्क्वायर होगा प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करना पड़ता ना मेरे को, माइनस का 3 mg, ठीक है, माइनस का 3 mg एंड दिस विल बी इक्वल टू नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन कितना है, माइनस का 10 m। अच्छा इसको मैं 30 m लिख दूँ, 3 mg को, ये उधर गया प्लस का बना, तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 20 m, m से m गुजर गया और ये कितना आ गया 40, और v इज इक्वल टू 2√10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से आपको दिख भी रहा है वेलोसिटी कुछ कम हो गई, ठीक है, इजी। क्या हुआ, ग्राउंड पे आ गया, हाइट जीरो हो गई, हाइट रुक गया नहीं, हाइट जीरो हो गई ना उसके ग्राउंड से, बॉटम से जहाँ से अपन सोच रहे थे। फिर इसके लिए मैं आपको एक तरीका भी बता सकता हूँ, चाहे तो ऐसे सॉल्व करो, जाने दो तुम लोगों को ज़्यादा तरीके के चक्कर में फंसाऊंगा, फिर ज़्यादा दिमाग लगाओगे और गलत करोगे, तो रहने दो ऐसे ही। इजी। चलें अगले क्वेश्चन पे, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, a smooth block of mass m is released from rest
from a height h. It slides and compress. It slides and compress the spring of stiffness. The spring of stiffness K. हाँ K. Find the maximum compression of the spring. यहाँ पर कुछ अजम्पशन है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन नहीं कर रहा है और कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। वैसे तो डायग्राम नहीं है क्वेश्चन में, पर मैं मेरी तरफ से देता हूँ, ठीक है। ये हटा दूँ अब? एक काम करके नहीं रखते। कोमल एक बार खड़े हो, आगे वाली बेंच पे आ जाओ। काम का पूरी क्लास तुम दोनों बैठ के डिस्टर्ब करो, बेटर है ना कि एक साथ बैठ जाओ, है ना। ये है क्वेश्चन। तो मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग बताना है आपको। एज यूजुअल मैं सॉल्व कर दूं।
पहले मैं आपको इससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ, ठीक है। एक ब्लॉक यहाँ से h हाइट से यहाँ तक गिरता है, ठीक है, नीचे गिर रहा है, इसका मास m है। मुझे बता सकते हो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा? वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो फोर्स कितना है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है h, और दोनों की डायरेक्शन चेक करो, फोर्स भी नीचे लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो कैसा आएगा? प्लस का mg, ब्लॉक ऊपर से नीचे गिर रहा है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालें इसके केस में, कितना? देखो इनिशियली इस हाइट पे जब वो था, यू इनिशियल कितना था, ग्राउंड से हाइट बताओ, mgh, यू फाइनल यहाँ पर कितना था, जीरो, हाइट जीरो थी इसकी ग्राउंड से, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कितना आएगा? क्या बात कर रहे हो, माइनस का mgh। दोनों में कुछ डिफरेंस समझ आ रहा है? डेल्टा यू आया माइनस का mgh, और वर्क डन ड्यू टू mg ये आया कितना? ये कैसे, क्यों, ऐसा क्यों? तो याद करो डेल्टा यू खुद क्या हुआ करता था, नेगेटिव वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्स ही mg, तो यानी जो भी इसकी वजह से वर्क डन है उसमें माइनस लगा देना, तो वो बन गया पोटेंशियल एनर्जी। लॉजिक समझ आया? तो आप सीधे सीधे यही बोलते थे डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो मुझे बताओ क्या स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स था? मैंने बताया था यस, पॉइंट पर डिपेंड करता था, पाथ पे नहीं। तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन कितना आता था जब अपने सॉल्व किया था? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आया था सॉल्व करके, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा यू स्प्रिंग, प्लस का, सिंपली, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना ये बात, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी है। क्लियर हुआ? तो ये लॉजिक चाहो तो साइड में लिखना हो तो लिख लो, नहीं लिखना हो तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ, ठीक है। तो अब जरा देखो, पहले मैं क्वेश्चन भी समझा देता हूँ, इधर देख लो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना रहा होगा इसका? जीरो, ड्रॉप किया था। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगी, देखो इधर ध्यान से सब लोग, मैक्सिमम कंप्रेस हो चुकी होगी तब भी तो वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि उसके बाद तो उल्टा जाना शुरू करेगा, वो जीरो हो चुकी होगी, यानी के फाइनल भी क्या हो गया? जीरो। यू इनिशियल mgh, यू फाइनल जीरो, स्प्रिंग का यू इनिशियल x जीरो था, x जीरो था तो जीरो, यू फाइनल हाफ के एक्स स्क्वायर, यही होगा, बस यहाँ गड़बड़ कर जाओगे, चलो ठीक है, आ गया। चलो, तो और कोई नॉन कंजर्वेटिव भी नहीं है और कोई अदर फोर्स भी नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ इनिशियल तीनों के सम, के इनिशियल, यू इनिशियल ऑफ mg, यू इनिशियल ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल ऑफ स्प्रिंग, बराबर होने चाहिए। तो जीरो प्लस यू इनिशियल mgh प्लस यू, ये जीरो है, इज इक्वल टू के फाइनल कितना? जीरो, और ये भी जीरो है ना, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो एम जी एच इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स निकालना था मुझे, तो टू एम जी एच बाई के का रूट इज इक्वल टू एक्स। इजी था। क्या चीज? वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत आसान पड़ता है, आपको पता है 3 थ्योरम्स मैकेनिक्स में जे एडवांस के लिए पढ़ाए जाते हैं, चाहे कोई भी टीचर एक्स वाई जेड इंडिया लेवल पे, सब आपको ये 3 थ्योरम्स बहुत बेटर समझाएंगे कि इन थ्योरम्स पर फोकस कर लेना। पहला वर्क एनर्जी थ्योरम जो अपन ने किया है, एक होता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन प्रोबेबली,
और एक होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये 3 थ्योरम्स ऐसी हैं जो लगभग सारे क्वेश्चन करवा देती है मैकेनिक्स के। आपको अगर 11th क्लास में कुछ भी ना समझ आए तो ये 3 थ्योरम समझ में आ गए तो आप बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो जिनमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं, फालतू क्वेश्चन वाले नहीं, अच्छे क्वेश्चन वाले। अच्छा, इस क्वेश्चन को और भी छोटा बना सकते हैं अगर चाहें तो। अब तो मैंने आपको नेगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट बता दिया है, तो नेक्स्ट टाइम से अपन इसको ऐसे यूज़ करेंगे। मैं वो तरीका बता देता हूँ आप लोगों को, पहले ये कर लो फिर। नहीं, एक्चुअली में अब डेल्टा यू सोचना भी सीखना पड़ेगा ना। तुम बार बार ये थोड़ी निकालोगे यू इनिशियल यू फाइनल, डायरेक्ट डेल्टा यू निकाल लो, तो वो सिखाऊंगा तरीका। तुम सीधे सीधे सोचना ग्रेविटी कैसा वर्क कर रहा होगा, प्लस माइनस जो भी कर रहा होगा उसका अपोजिट ले लेना। चलें सॉल्व करें। दूसरा मेथड, अच्छा देखो फटाफट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया। इनिशियली भी जीरो था वेलोसिटी, फाइनली भी जीरो था, जीरो आ गया। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू mg, ये कितना आया। देखो हाइट का डिफरेंस आप ये देखना कि ऊपर गया है या नीचे गया है। नीचे गया है तो माइनस का, ऊपर गया है तो प्लस का। ठीक है, जैसे अपन सिंपली यूज करते थे। अब कोई एक्स्ट्रा दिमाग मत लगा देना, मैं पहले बोल रहा हूँ सर जी की डायरेक्शन क्यों नहीं ली। डायरेक्शन नहीं ले रहे हम एम जी के अपोजिट काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर नीचे डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव हो रहा था, मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको। तो पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू ड्यू टू एम जी कितना होगा, माइनस का एम जी एच। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होगी। तो देखो इनिशियली स्प्रिंग की पोजीशन क्या थी, जीरो, फाइनली कितनी हो गई, एक्स, डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया। तो आप सीधे सीधे क्या बोलोगे, हाफ के एक्स स्क्वायर, सीधा। ठीक है, चाहे वो कंप्रेस हो चाहे वो इलोंगेट हो, सीधा सीधा क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। समझ आ रहा है। तो ये कितना हो गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। वर्क डन का अपोजिट काम करना है ना अपन को, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। अब हम जानते हैं डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, एम जी वाला प्लस डेल्टा यू स्प्रिंग वाला इज इक्वल टू जीरो। सबकी वैल्यू रखो, जीरो माइनस एम जी एच प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। सॉल्व करो, एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ टू एम जी एच बाय के। ठीक है, समझ आया हाँ या ना। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से ऐसे करना सॉल्व। अब यू इनिशियल यू फाइनल थोड़ी निकालते बैठेंगे बार बार। क्वेश्चंस की मेरे पास भरमार है, पर मैं चाहता हूँ आज ये चैप्टर खत्म हो जाए। तो बोलो और क्वेश्चन करवाऊँ या टॉपिक आगे बढ़ाऊँ, टॉपिक बढ़ा दूँ आगे। इसमें बहुत टेस्टी टेस्टी क्वेश्चन है, लेकिन ये ध्यान रखना, ठीक है। बहुत मजा आएगा इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में, इंटरेस्टिंग होते हैं एक्चुअली में क्वेश्चन।
तो फिर टॉपिक लिखते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, एक आप लोगों को सिंगेज तो मैंने भेज रखे ना ग्रुप पे, भेज रखे ना इसके मतलब। अच्छा 8.2 भेजी थी, आज 8.4 भेज देना। 8.4 आप लोगों को एक्सरसाइज मिल जाएगी आज, इसको भी ट्राई करना, ठीक है। कंसेप्ट एक्सरसाइज 8.4 भेज देना। क्या ट्राई करके देखना अब होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। चल टॉपिक लिखो मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर खुद दो तरह के होते हैं। तो पहला लिखो एवरेज पावर, एवरेज पावर। तो डेफिनेशन लिख लो पहले तो। एवरेज पावर, पी के ऊपर बार लगाते हैं, इसका सिंबल होता है पी के ऊपर बार लगा दिया जाता है। एवरेज का साइन होता है ना बार लगाना, वेक्टर मत लगा देना, बार स्केलर क्वांटिटी है ये, ठीक है। पी के ऊपर वेक्टर लगा दोगे, नहीं नहीं कैपिटल पी आता है पावर के लिए, ठीक है। तो एवरेज पावर इज द एवरेज रेट at which work is done. Average power is the average rate at which work is done. तो यार ये पावर पहले तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ क्या होता है, कुछ समझाओ मुझे। तो फॉर्मूला बता दिया यार तुमने। हाँ डेफिनेशन वही है, मैं तो जानना चाहता हूँ तुम क्या समझते हो पावर से, क्यों निकाला पावर। अच्छा ये जानते हो ये किसने निकाला पावर, किसने कैलकुलेट किया फर्स्ट टाइम। हाँ सर जेम्स वॉट, फादर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। स्टीम इंजन उन्होंने बनाया था। तो मोस्टली चीज़ें जिनकी ज़रूरत पड़ी ना, वो ऑलमोस्ट आप जब अगर कभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का मौका मिलता है, तो इंजन की सारी चीज़ें सबसे पहले जो बनाई थी ना जेम्स वॉट ने बनाई थी, क्योंकि इंजन ही उन्होंने बनाया था। उसमें गवर्नर होता है, फ्लाई व्हील होता है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, सारे डिज़ाइन इन्होंने किए थे क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्होंने बनाया था। तो इसीलिए उनको रिस्पेक्ट देने के लिए पावर की यूनिट का नाम भी क्या है, ठीक है, इसलिए। तो अब मेरा सवाल है कि ये पावर है क्या यार एक्चुअली में, पावर नहीं जानते तुम लोग, खूब मसल्स दिखाई हुई बचपन से पावर। हाँ तुम तो टाइकोंडो रहे हो यार, पावर नहीं जानते। बता सकता है कोई। तो यार ये वो वाली पावर नहीं है जो तुम लोग सोचते हो, ठीक है, मैकेनिकल पावर है, और इसे मजबूरी में निकाला गया था। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था पावर निकालने का, ठीक है, कोई ज़रूरत भी नहीं थी, इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ पड़ी थी, खामखा एक और फिजिकल क्वांटिटी क्या ज़रूरत थी मुझे। तो हम लोगों ने ज़बरदस्ती इसको निकालना पड़ा। रीज़न ये था कि मैंने वर्क पढ़ा दिया, बहुत से बच्चे खुश हो गए, चलो वर्क आ गया हमें, आज घर जाके ढिंचैक पूजा के गानों पर डांस कर लिया। ढिंचैक पूजा को नहीं जानते, फिर तुम ही तो बता रहे थे ऐसा घर पे फोटो लगा रखी है दीदी, हैं घर से निकलते पहले एक बार। काव्य नहीं पहचानती, आप तो बता रहे थे उसके गानों पे नींद आती है। आज घर जाके उसके गाने सुनना लिटरली, और सबसे पहला वाला गाना कौन सा। हाँ नहीं नहीं आप तो वो वाला सुनना, सबसे बेस्ट तो उसका वो था, सेल्फी मैंने ले लिया, बेस्ट सॉन्ग एवर। नहीं ये गाना एक्चुअली में ऐसे मजाक की बात नहीं है, सीरियसली अगर कभी लाइफ में स्ट्रेस हो, परेशान हो, तो ये गाने सुना करो, तब लगेगा परेशानी बेटर है, लड़ने की हिम्मत आ जाएगी। तो अच्छा है सुनना, आज सुनना इस गाने को। तो मेरा एक दोस्त मेरे पास चल के आया, बोला कि सर एक
ऑब्जेक्ट है उसका मास m है, ठीक है, क्योंकि आपने क्या पढ़ा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसका मास m है और मैंने इसे ले जाकर स्पेस में फेंक दिया, स्पेस में फेंक दिया। मुझे इसका वर्क निकालना, सब निकाल के बताओ। मैंने इसके चाटा दे के भगा दिया, पूछो क्यों? स्पेस में जैसे फेंका, मुझे क्या पता है कब जाके रुकेगा, ये तो इनफाइनाइटली चलता ही रहेगा, मुझे क्या पता कब रुकेगा। और बताता हूँ, आगे जाके रोटेशन में एक फॉर्मूला पढ़ोगे, फिलहाल मैं बस थोड़ा सा बता देता हूँ। वर्क इज इक्वल टू टाउ इंटू थीटा, ठीक है। टॉर्क क्या होता है ये भूल जाओ, रोटेशन में फोर्स आता है, ठीक है। थीटा मतलब वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बोला सर इस पंखे का वर्क निकाल के बताओ। अब मुझे क्या पता है पंखा कितनी देर चलेगा, तो थीटा बढ़ाते जा रहा है कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली थीटा तो बढ़ते जा रहा है ना, मुझे क्या पता कब जाके रुकेगा। तो फिर क्या क्या मिलेगा, टुनटुन मासी को चाटा। ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, यहाँ मैं गलत था, क्यों चाटा मारूंगा, उसने सही चीज पूछी है, वर्क निकालना है। तो फिर मैंने एक नई क्वांटिटी बनाई, एक्चुअली मैंने नहीं, जेम्स वॉट ने बनाई, तो मैं एक कहानी बना के समझा रहा हूँ कि एक काम करो ना, छोटे से टाइम के लिए निकाल लो वर्क, ठीक है, छोटे से टाइम के लिए वर्क निकाल लो। उस रेशो को बोला गया पावर, कि हमने एक लिमिटेड टाइम के लिए वर्क निकाल लिया, ठीक है। समझ आ रही है बात, क्लियर? तो देखो यहाँ पर क्या कहानी हुई, पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम। एक लिमिटेड टाइम के लिए वर्क निकाल लिया और टाइम से डिवाइड कर दिया, तो मुझे ये पता चल गया कि ये वर्क कितना हो रहा है, कितने जूल पर सेकंड हो रहा है, ठीक है। तो जूल पर सेकंड मुझे ये पता चल गया, एक सेकंड में कितना जूल वर्क हो रहा है। अब मैंने इससे उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितने सेकंड हो रहा है, भाग गया क्वेश्चन लेकर वापस, ठीक है। मैंने बोला कि तुम्हारा वर्क हो रहा है इतने जूल पर सेकंड, तो भाग गया। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, जूल पर सेकंड। पर सर जेम्स वॉट को रेस्पेक्ट देने के लिए हम लोगों ने इसमें क्या रखा, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। अरे बता रहा हूँ यार, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू, ना तो WATT, ना WHAT, ठीक है, ना स्मॉल w, सिर्फ कैपिटल W, ठीक है। यूनिट्स हमेशा कैपिटल लेटर से शो होते हैं, जो नाम के यूनिट होते हैं। अभी अभी आते हैं उस पर भी, सब लेके आता हूँ। कितना आगे, अभी देखो तुम्हें पावर की यूनिट्स बताता हूँ। वैसे बहुत सारी यूनिट्स और भी होती हैं, बट ठीक है। इसकी यूनिट अर्ग पर सेकंड भी होती है, ठीक है, CGS यूनिट अर्ग पर सेकंड। इसकी यूनिट मेगावाट भी होती है, किलोवाट भी होती है, ये सब आएगा। तो चलो जाने दो, अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट लिखवाने वाला हूँ। तो इसे अपन ने क्या नाम दिया, एवरेज पावर। ये एवरेज पावर था, वेक्टर मत लगा देना, बार है सिर्फ, ठीक है। कई लोग इसे P एवरेज भी लिख देते हैं, तो तुम्हारी मर्जी हो जैसे लिख देना, ठीक है। फिर अगला आता है इंस्टेंटेनियस पावर। एक बार यहाँ पर होल्ड करो। अच्छा इसके डायमेंशन भी बता दूं, पावर की तो डायमेंशन क्या ही मुश्किल थी, तुम सब निकाल सकते हो। M1 L2 ले। चलो अगला इंस्टेंटेनियस पावर पढ़ाता हूँ, फिर बनाएंगे, ठीक है। फिर डायमेंशन बनाना भी सिखा दूंगा, वैसे यहाँ भी बना सकते हैं, बट मैं वहाँ ज़्यादा बेटर रहेगा, ईजी रहेगा बनाना। चलो अब निकालेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। तो यार इंस्टेंटेनियस पावर मतलब किसी भी इंस्टेंट पे, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, मतलब अच्छा एवरेज पावर का एक और फॉर्मूला होता है, डेल्टा W बाय डेल्टा T, चेंज इन वर्क बाय चेंज इन टाइम, ये भी बोल सकते हैं। तो इस केस में क्या बोलूँ, पी इंस्टेंटेनियस के लिए, पी इंस्टेंटेनियस के लिए मैं बोलूँगा लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू बी 0। बहुत कम चेंज किया है मैंने टाइम में, ठीक है। तो डेल्टा W बाय डेल्टा T, यही होगा इंस्टेंटेनियस पावर। और इसी को फिजिक्स में एक शॉर्टकट टर्म में लिखते हैं क्या, dW बाय dt। मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है, वर्क कैन बी रिटन एज F डॉट S, लिख सकते हैं। तो dW
force dot displacement by dt if force is constant. अगर constant force है, if F is constant, then हम लोग लिख सकते हैं F dot ds by dt. ये भी मुझे कुछ याद आ रहा है, velocity. तो instantaneous power can be written as F dot v, और I can say FV cos थीटा. तो ये सब इसके फॉर्मूले हैं, इसमें से एक भी लाइन ऐसा नहीं जो इसका फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी बन सकता है पहले वाले को छोड़कर. ठीक है, सब एज अ फॉर्मूला यूज होते हैं. अब बनाए इसकी डायमेंशन F इंटू वी है. फोर्स की डायमेंशन क्या थी? m1 l1 t माइनस 2 और वेलोसिटी की l1 t माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दो m1 l2 t माइनस 3. हो गया? कितना मुश्किल था? टफ था ना? अच्छा, फोर्स की डायमेंशन तो याद है ना, यूनिट से बनाते हैं अपन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास इनटू एक्सेलरेशन, जैसे बनाना हो. अब ये डायमेंशन चैप्टर में सिखाया तो मैंने तुम लोगों को, बाकी इजी. तो ये एवरेज पावर और ये दूसरा टाइप इंस्टेंटेनियस पावर. ठीक है, लिखो. अब तुम लोगों के मजे लेंगे थोड़े से. हाँ, इंस्टेंटेनियस पावर. तो उसके लिए भी डेफिनेशन वगैरह लिखाऊं? पावर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. Rate of change of work done with respect to time. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो. ये लिखने के बाद देखो, कुछ फर्जी पॉइंट तो मैं लिखवा नहीं रहा. पहला पॉइंट इसका डायमेंशन लिखवा चुका हूँ. दूसरा पॉइंट इसकी यूनिट लिखो. उससे पावर की यूनिट क्या होती है? अच्छा, पहले छाप ही रखो पुराना. जय दीक्षित छाप रहा है, छापने दो उसे. तुम लोगों को पीछे गर्मी वर्मी लग रही है तो पंखा चला लेना, मना नहीं है. लग रही है गर्मी? कितना टाइम बचा है काव्य? काव्य से पूछ रहा हूँ मैं. क्या चीज? गुड. हाँ, तो यूनिट लिखो. व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? अच्छा, और भी बहुत सारे यूनिट यूज होते हैं. तो एक लिखो, अर्ग पर सेकंड. सीजीएस यूनिट उसकी होती है अर्ग पर सेकंड. ERG, स्मॉल ERG. अरे मैं वही बता रहा हूँ. हाँ. अच्छा, 1 वाट में कितने अर्ग पर सेकंड? ये सब इसी पॉइंट में चल रहा है. 1 वाट में कितने अर्ग पर सेकंड निकाल सकते हो? वैसे तरीका सिखा चुका हूँ तुम लोगों को बहुत बार. यूनिट बनाओ, कन्वर्ट करो.
अभी लिख लो 10 to the power 7, 10 to the power 7, तो 1 watt is equal to 10 to the power 7 अर्ग पर सेकेंड। फिर अगला होता है 1 HP स्मॉल h स्मॉल p, 1 HP स्मॉल h स्मॉल p, इसे कहते हैं हॉर्स पावर, ठीक है, इज इक्वल टू 746 वाट। अच्छा, जहां मेगा वर्ड आ जाए उसका मतलब, हाँ मेगा भी बोल सकते हैं, इसे मिलियन भी बोलते हैं, ठीक है ना, कई लोग मिलियन भी बोलते हैं इसे, तो इसमें आता है 10 to the power 6, ठीक है, तो 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 to the power 6 वाट, किलो में 3, हाँ 3, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 to the power 6 वाट, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 to the power 3 वाट, एंड 1 गीगावाट 10 to the power 9, ठीक है, एंड टेरा कितना, टेरा, वैसे टेरावाट का भी यूनिट आती नहीं है, मतलब ये बहुत बड़ी यूनिट हो गई। इसको याद रखना, हाँ नहीं, गीगा, आप सोचो, आप इसको ऐसे कन्वर्ट करो, आपके कंप्यूटर में जैसा करते हो, बिट बाइट कन्वर्ट करते हो, तो पहले तो एक बाइट में कितने बिट है, पहले कंसिडर 8 बिट होता है, फिर 1 किलो बाइट में तो 1024 होता है, बट अपन लोग क्या लेते हैं हमेशा 1000, ठीक है, तो 1000 किलो में हो गया। फिर अगला क्या आता है मेगा, तो 1 मेगाबाइट में कितने किलो बाइट, 1024 वैसे तो होता है, बट अपन 1000 लेके चलते हैं, तो 10 to the power 6 हो गया। फिर मेगा के बाद कौन आता है, गीगा, गीगा में 10 to the power 9, ये लिखा है अपन ने। फिर अगला कौन आता है, टेरा, 3 और बढ़ा दो, पेटा, फिर जेटा और योटा, आयोटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई कोर्स वोर्स किया था क्या बेटा, पेटा में नहीं, टेरा, टेरा देखना, मेरे हिसाब से मैक्सिमम यही था। जापान ने सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट, मतलब इंटरनेट नहीं, सिग्नल ट्रांसमिशन, बट उससे ज़्यादा फिलहाल शायद अब चाइना कर चुका है। नहीं, वो नेटवर्क वैसे नहीं, ये डेटा ट्रांसमिशन, आप जो इंटरनेट समझते हो ना, वो इंटरनेट आपको जो दिख रहा है वो तो सारा यूएस चला रहा है, यूएस आपको सप्लाई करता है, और आप जो जनरेशन ये जो देखते हो ना 3G 4G, मतलब थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, ऐसे होते हैं, वहां से ऑप्टिकल केबल्स के थ्रू इंटरनेट है जो इंडिया तक आ रहा है, ऑप्टिकल फाइबर जितना बेटर बनता जाएगा उतना अच्छा इंटरनेट ट्रांसमिशन होगा। अच्छा, आपको ये पता ऑप्टिकल फाइबर बनाया किसने, ही इज ऑल्सो इंडियन साइंटिस्ट, हाँ, शायद अजय भट्ट तो इसके हैं, अजय भट्ट इसके हैं, ये बोस, बोस ने कौन सा, JBL आई गेस, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, सरदार जी थे कोई, मुझे जो याद है, कोई सरदार जी थे, आई डोंट नो, हो सकता है अजय भट्ट भी, तो हाँ कोई भारतीय साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑप्टिकल फाइबर इन्वेंट किया था डेटा ट्रांसमिशन के लिए। तो जितना अच्छा जनरेशन का ऑप्टिकल फाइबर बनता जाता है उतनी हाई स्पीड इंटरनेट आपको मिलती है। और नेटवर्क ट्रांसमिशन, अब मैं भारत के अंदर सर्वर लगा दूँ तो लगा सकता हूँ, भारत के अंदर भी अगर मान लो मैं 2 कंप्यूटर को एक दूसरे से अटैच करता हूँ, दैट इज ऑल्सो लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, लेन बोलते हो ना जिसे, लोकल एरिया नेटवर्क, वो यही होता है। तो इसमें जो हाईएस्ट ट्रांसमिशन जापान ने अपनी कंट्री से अपने कंट्री में लिया होगा, आप जो सोच रहे हो ना यूएसए से ट्रांसमिशन हुआ है, तो नहीं, वो उसकी कंट्री से उसकी कंट्री में 2 कंप्यूटर के बीच में फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफर उसने चेक किया होगा, तो एक बहुत बड़ी फाइल ट्रांसफर कर पाए थे वो लोग। तो इस मामले में फिलहाल एक चाइना ने गजब की चीज़, मतलब अभी तो पता नहीं क्या इनोवेशन करे जा रहा है, खतरनाक खतरनाक चाइना। एक तो उसने बैटरी बनाई, सेल, पता हो आपको, नहीं 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 नहीं, नहीं। वो एक बार चार्ज कर लो 65 साल तक चलेगा,
एक बार चार्ज कर लो 65 साल लगभग। तो उसने वो रेडियो एक्टिव सेल बनाया है, रेडियो एक्टिव सेल। एक अपने आप में इम्पॉसिबल टास्क था, पता नहीं कैसे बना लिया, निकल से बनाया उसने। अब तुम सोचो तुम्हारे फ़ोन में लगा लिया, 65 साल तक तुम्हारे फ़ोन की बैटरी चल रही है। एक नॉर्मल सेल बनाया उसने। क्या चार्ज तो नॉर्मल एक बार चार्ज कर दो आप, वो खुद रेडियो एक्टिव एनर्जी से बार बार एनर्जी बनाता रहेगा, रिक्रिएट करता रहेगा। तो उसने वो बनाया। फिर इसने इनोवेशन एक किया कि मास्टर यूएसबी बनाई है उसने। जैसे फ़िलहाल हम लोग, जैसे अभी तक तो आप लोग यहीं तक पहुँचे हो कि फ़ोन में यूएसबी जैक में ही ईयरफोन लग जाता है। उसने जो यूएसबी केबल बनाई है, मतलब एक अलग टाइप की केबल बनाई है, मास्टर केबल कहते हैं उसे। उसमें सब कुछ ट्रांसमिशन कर सकते हैं आप। मतलब जितने भी केबल आपके कंप्यूटर के पीछे जितने भी केबल लगे हैं ना, सारी केबल हटा के अकेले केबल, HDMI का भी काम कर रहा है, USB का भी काम कर रहा है, सब उसी में अकेले में काम कर जाएगा। तो मास्टर केबल बनाई है उसने। फिर कुछ टाइम पहले आर्टिफिशियल सन बनाया था उसने, आर्टिफिशियल सन बना दिया था चाइना में। फिर रिसेंटली, हाँ रिसेंटली अभी उसने नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब बना दिया। ये पूरे वर्ल्ड के लिए खतरनाक काम है, पता नहीं कैसे बना लिया उसने नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब। देखो बहुत चीज़ें तो फेंकता भी है चाइना, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें सच भी है। इसमें से नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब भी मुझे लगता है सच है जहाँ तक है, और हो सकता है झूठ भी हो, चाइना कोई भरोसा नहीं। और जैसा कि एक किताब में लिखा हुआ है, तो ऐसी कोई उल्टी सीधी चीज़ बना के फट जाएगा, ठीक है। एक दिन चाइना कोई उल्टी सीधी चीज़ बनाएगा और उड़ जाएगा खुद ही। तो ये होना तय है इसका। कुछ अजीब सी चीज़ बना के देखना, किस दिन चाइना का पता चला, खबर मिली शी जिनपिंग गायब। हाँ तो वो चेंज हो नहीं रहा ना, उसने कानून चेंज कर देना। हाँ वो होगा, कंफर्म कंफर्म है हाँ। 2040, 2040 में मर जाओगे। चाइना का खेल खत्म है लगभग उस टाइम, उस एरा के आसपास। और 2040 का एरा वैसे भी, हाँ नहीं नहीं गिरता ही रहता हूँ, दिख नहीं रहा उसकी शक्ल। टेम्पर बबल्स नहीं, फूटा हुआ भी है, टेम्पर्ड हर जगह जगह से दिखने का। अब मैं चेंज भी नहीं करवा रहा, क्योंकि मैं चेंज करवाता दूसरे दिन तोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, मैं ऐसे डेस्क वेस्क पे भी ऐसे फेंक देता हूँ और ऐसे। तो संभाल के भी तो रखते हैं ना, मैं ऐसे ऐसे फेंकता हूँ फ़ोन को। क्या चलो कुछ पॉइंट्स लिख रहे थे अपन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, इफ वर्क डन, if work done by two bodies is same, work done by two bodies is same, इसके अंदर सब पॉइंट करके अब लिखना शुरू करो। then power is inversely proportional to time। ध्यान रखना, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम तब है जब दो बॉडीज ने सेम वर्क डन किया है। तो अब आप इससे क्या समझ पा रहे हो कि दो बॉडीज ने सेम वर्क डन किया है, एक की पावर ज्यादा है एक की कम है, तो यानी स्लो किसने किया होगा और तेज किसने किया है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, खत्म कहानी। देखो वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। और वर्क पर यूनिट पावर अगर मैं बोलूँ, तुम लोग गधे हो रहे यार, सॉल्व कर पाते। मैंने क्या बोला, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ने सेम वर्क डन किया है, मतलब इसका भी वर्क W, इसका भी वर्क W। इसके लिए पावर P1, इसके लिए पावर P2। मुझे ये पता है P1 इज ग्रेटर देन T2, तो मैंने आपसे पूछा T1 एंड T2 में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से T1 इज इक्वल टू वर्क अपॉन P1 लिख सकता हूँ एंड T2 इज इक्वल टू, अच्छा ये भी मत करो, वर्क इज इक्वल टू P1 T1 लिखा जा सकता है और ये P2 T2 लिखा जा सकता है, दोनों को बराबर कर दो। P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2। यहाँ से मैं P1 बाई P2 निकालता हूँ, P1 अपॉन P2। तो क्या ये T2 बाई T1 होगा, हाँ या ना।
अब जरा सोचो, P1 बड़ा है P2 छोटा, ये अपन ने लिया पहले से, मतलब ये रेशो ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये रेशो भी ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब मुझे क्या दिख रहा है, T2 बड़ा होगा T1 से, मतलब जिसने पावर कम लिया है उसने टाइम ज़्यादा लगाया होगा, ठीक है ना। जिसने पावर कम लिया उसने टाइम ज़्यादा लगाया होगा, और जिसने ज़्यादा पावर लिया है उसने टाइम कम लगाया होगा, ठीक है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर एक सिंपल सी कहानी बोली गई, अगर दोनों ने वर्क डन सेम किया तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट लिखो तुम तो, नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ ये लिख लो फिर उसके बाद, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, जो आपके घर में बिजली कंजप्शन होती है किस में होती है, यूनिट, तो 1 यूनिट किसके बराबर होता है, तो लिखो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर that is equal to 3.6 into 10 to the power 6, 3.6 3.6 1 यूनिट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, वन किलोवाट आवर दैट इज इक्वल टू 3.6 into 10 to the power 6 जूल। ये याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में पूरा सॉल्व करने मत बैठना, ठीक है। पहले जूल में आंसर निकाल लेना, फिर इससे डिवाइड करके यूनिट में कन्वर्ट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट, द स्लोप ऑफ वर्क टाइम कर्व gives the instantaneous power, तो बेटा अगर पावर और टाइम का, सॉरी वर्क और टाइम का ग्राफ है तो उसका एरिया निकालोगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं, निकाल मत लेना, यही सोच रहा था, पूछ रहा था मैं। डिस्प्लेसमेंट वर्क का ग्राफ से क्या मिलता है, फोर्स, भूलभाल के खत्म हो गया, ये पढ़ते हो ना तुम लोग कॉपी, डिस्प्लेसमेंट और सॉरी वर्क और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से मुझे क्या मिल जाता है, फोर्स, है ना। उसका एरिया निकाल ले तो बहुत मारूंगा। कैसे निकालते हैं वर्क, कौन से ग्राफ से मिलता है, गधों, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से के सॉरी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ का स्लोप निकाल लो, देख रहा हूं अभी चेक कर रहा हूं मैं, वो तो बिल्कुल लीग से ही बाहर है, अभी तक तुम्हारा स्ट्रेट लाइन ही चल रहा होगा, वही पढ़ रहे हो, पीएचडी करना उसमें, है ना। आगे कब बढ़ोगे, कौन से चैप्टर पे आ गए, कर रहे हो वाला चैप्टर, चलो ठीक है। तो नालायको डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया हमें वर्क देता है, ठीक है, और वर्क एंड टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देता है, पावर, इंस्टेंटेनियस पावर बताएगा, किसी भी पॉइंट पे मैंने स्लोप निकाला तो इंस्टेंटेनियस पावर बताएगा। सो राइट tan थीटा इज इक्वल टू dw by dt इक्वल टू पावर,
कौन सा? इंस्टेंटेनियस। अगला लिखो, नेक्स्ट पॉइंट है एरिया अंडर पावर टाइम कर्व gives the एनर्जी भी बोल सकते हो, और बोलो। हाँ, वर्क या फिर आप एनर्जी भी बोल सकते हो, वैसे वर्क बोलो बेटर रहेगा। ठीक है, तो इस बात को क्या बोल सकते हैं? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी। लिखो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी। बेटा इंटीग्रेशन P और फिर डी टी, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? सम करना, बताया था ना बचपन में, एरिया निकालना एक एप्लीकेशन होता है इसका, इंटीग्रेशन का। अभी मैंने एक डेरिवेशन भी करवाया था एरिया निकाल कर, जो तुम लोगों ने लिखा नहीं था, कई बच्चों ने नहीं लिखा था उसे, मुझे ज़रूरत भी नहीं है उसको लिखने की, वैसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, उसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है ना। क्या नहीं आएगा? हट गया सिलेबस से। क्या इंटीग्रेशन? डिफरेंशिएशन का आएगा, इंटीग्रेशन का थोड़ी आएगा। इंटीग्रेशन का हट गया और लिमिट एज सम हट चुका है। पहले उससे छक्का पड़ता था मैथ्स में, एक फिक्स 6 नंबर का क्वेश्चन आता था पहले, तो पैटर्न ही चेंज हो गया, तो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम। तुम लोगों से आसान आसान क्वेश्चंस पूछे जाएं एज यूजुअल। नहीं, पहले टॉपिक खत्म कर देता हूँ मैं सारे, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछूंगा। चलो एक लास्ट टॉपिक लिखो। ये टॉपिक बेटा मैं समझाऊंगा अभी नहीं, क्योंकि इसको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने के बाद आप समझ पाओगे। अभी सिर्फ इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप कॉपी रिवाइज कर रहे होगे तब आपको फॉर्मूला दिखना चाहिए, इसलिए लिख लो। पावर ऑफ वाटर ड्रॉइंग पंप, जो पानी का मोटर होता है ना, पंप, हाँ, पावर ऑफ अ वाटर ड्रॉइंग पंप, जो पानी थ्रो कर रहा है पंप, मोटर, तो उसकी पावर कितनी होती है? तो लिखो पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी इक्वल टू डी एम बाई डी टी, ब्रैकेट लगाओ और लिखो जी एच, स्मॉल एच, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाला स्मॉल जी, और एच, जी एच प्लस वी स्क्वायर बाय 2, ब्रैकेट में साइड में सिंस लगाओ, सिंस का निशान, 3 बिंदी लगता है ना वो, सिंस देयरफॉर, नहीं सुना कभी? हाँ, तो ये क्यों लिखा है अपन ने? तो ब्रैकेट में लिख दो इसका बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम। फॉर्मूला रिपीट करूं? बर्नौलीज, बर्नौलीज थ्योरम। पॉइंट्स लिख ही रहे हो ना अभी, तुम लोगों ने खत्म थोड़ी किया। अच्छा टॉपिक में चलो, ठीक है, तो इसके नीचे और इसके पॉइंट्स भी लिख दो। हाँ, जी एच खत्म, फिर प्लस वी स्क्वायर बाय 2। नेक्स्ट लिखो, पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूँ इसी में ही, एक्चुअली फॉर्मूले ही हैं सारे। हाँ हाँ, इसी में ही। पावर ऑफ अ पंप रिक्वायर्ड टू जस्ट लिफ्ट द वाटर, देखो जस्ट लिफ्ट द वाटर मतलब फाइनल वेलोसिटी वाटर की क्या होगी? अच्छा इसमें देखो ऊपर वाले में v क्या है, ये
एक्चुअली में देखो, वाटर की फाइनल वेलोसिटी वो किस पे ड्रॉप हो रहा है, मुझे उससे मतलब होता है, ठीक है ना। पाइप में बेटा हर जगह वेलोसिटी वाटर की अलग अलग हो सकती है, उसके एरिया पे डिपेंड करती है वो कहानी, ठीक है ना। तो जो जिस फाइनल वेलोसिटी से बाहर वो थ्रो कर रहा था, तो v फाइनल वेलोसिटी होती है, तो वाटर की फाइनल थ्रोन वेलोसिटी थी v। अब मैं अगली बात कर रहा हूं आपसे कि अगर उसने जस्ट पानी को ऊपर पहुंचा दिया है बस, मतलब v इज इक्वल टू क्या रहा होगा, 0। तो बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा, p इज इक्वल टू जी एच बस, और डी एम बाई डी टी का हुआ ले गया, तो डी एम बाई डी टी जी एच, ठीक है ना। पता है ये फॉर्मूला भी कब ट्रू है, इफ एच इज कांस्टेंट, यहीं पे लिख दो। अगर गलती से जीवन में एडवांस का एग्जाम देने का मन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो इफ एच इज कांस्टेंट, एच कांस्टेंट होना चाहिए। क्योंकि अपन ने क्या किया है, वर्क पर यूनिट टाइम किया है। यहाँ पर ध्यान दो, किसी हाइट तक वाटर को लेके गए, तो वर्क कितना हो गया mgh, और मैंने बोला h कांस्टेंट है, तभी तो उसमें डिफरेंशिएशन में से hg और h दोनों बाहर आए, अगर h वेरिएबल हुआ तो नहीं होगा ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट अपन पॉइंट लिख रहे थे एफिशिएंसी, सिंबल क्या होता है इसका, ईटा, एन नहीं बोलते, नहीं नहीं पॉइंट है इसी में ही, हाँ बस इतना ही, ईटा, हाँ क्या, ईटा, ईटा थीटा नहीं है, ईटा, इसका सिंबल ये होता है ईटा, इसे नीटा मत बोल नीटा कोई वर्ड नहीं होता, ईटा बोलते हैं इसे, ठीक है, ईटा। और क्या होता है बच्चों ये, ओपी अपॉन आईपी, क्या बेटा कौन से शर्मा, जादूगर ओपी शर्मा, गुड। और आईपी इंद्रप्रस्थ, तो देखो ये है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ये हमेशा लेस देन 1 होता है, ठीक है, हमेशा लेस देन 1 होता है, 1 से ज्यादा हो गया तो आपने चमत्कार कर दिया, ठीक है, हो ही नहीं सकता ना, अपने पावर एनर्जी कंजर्व रहेगी, बढ़ थोड़ी जाएगी। ठीक है, और अगर परसेंटेज में निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, इजी। चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, टॉपिक्स तो खत्म हो गए चैप्टर के, टॉपिक्स खत्म हो गए और चैप्टर वैसे खत्म है, अब देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या करोगे तुम लोग, मुझे पता ही है। तो नेक्स्ट क्लास में प्लीज सर्कुलर मोशन रिवाइज करके आए, नेक्स्ट क्लास में अपन मोशन इन वर्टिकल सर्कल पढ़ने वाले हैं, हाँ सर्कुलर में, सर्कुलर में एक टॉपिक छोड़ना पड़ा था ना अपन को वर्क एनर्जी पावर की वजह से, मोशन इन वर्टिकल सर्कल, हाँ नहीं वो पढ़ना तो ये वैसे भी था ही, हाँ अपन ने सारे टॉपिक शुरू से पढ़े, एक टॉपिक मैंने छोड़ा था क्योंकि तुम लोगों को पढ़ाने से मुझे डर लग रहा था, वो रिलेटिव मोशन, ठीक है, वो मुझे डर लग रहा था मैं तुम लोग को कैसे ही पढ़ाऊँ, तो इसलिए छोड़ रखा है, और मेरे हिसाब से कुछ नहीं छोड़ा था ना, और कहीं कुछ नहीं छोड़ा, हम सारे कवर करके चल रहे हैं। हाँ अगर कोई जे एडवांस का टॉपिक मैंने तुम लोगों के लिए स्पेशली छोड़ दिया हो तो अलग बात है, हाँ कांस्टेंट इक्वेशन, एक ये रह रहा है कांस्टेंट इक्वेशन लॉज ऑफ मोशन में, ये दो टॉपिक छोड़े हुए, क्योंकि अगेन वही रिलेटिव जैसा ही हाल है, उसको पढ़ाने से मुझे डर लग रहा है, उसके लिए मैं अलग से क्लास रखूँगा, जब मुझे लगेगा जितने बच्चों ने मेहनत की है उन्हें अलग से करवाऊँगा, सबको नहीं करवाऊँगा, ऐसा मैंने पहले भी किया हुआ है, जो बच्चे नहीं ही कर रहे हैं उन्हें मैं ज़बरदस्ती क्यों करवाऊँ कोई चीज़,
मैं खाम बैठ के यहाँ पर समझाता रहूँ यहाँ पर x कैसे आया, फिर ये -x कैसे हुआ, +x कैसे हुआ, तो उसमें पूरी कहानी बड़ी बड़ी इक्वेशंस बनती है। तुम लोग को वो इक्वेशन हर बच्चे को समझाने बैठ गया तो मैं फिर हो गया पूरी क्लास एक ही क्वेश्चन में ख़त्म। इस चक्कर में नहीं पड़ा है। सेम रिलेटिव का हाल है, ठीक है। तो उसका बेसिक तो सबको करवा दूंगा, लेकिन जो अच्छा वाला पार्ट है बेस उसका रिलेटिव मोशन का, वो उसी को करवाऊंगा जो पढ़ेगा। सिंपल सी बात है। जैसे आप लोगों को पता होगा, आप लोगों की जो शीट प्रोवाइड की गई है, मॉड्यूल जो प्रोवाइड की गई है, वो मॉड्यूल भी 2 है। दोनों दे दी गई आपको? दूसरी पता क्यों नहीं मिली? वो सिर्फ उसी को मिलेगी जो स्टेज 1 एटलीस्ट करके बैठा होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें टेस्टी क्वेश्चन है। अगला बताता हूँ, उसके बाद स्टेज 3 भी है। ठीक है, चलो पावर का एक सिंपल सा क्वेश्चन करवा देता हूँ फटाफट। वैसे इसके क्वेश्चंस बहुत क्लासी आते हैं, ठीक है। क्लासी मतलब इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर हो रखी है उस क्वेश्चन की जो क्वेश्चन आया है तो ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सिंपल सिंपल वही क्वेश्चन किया हुआ है जो एग्जाम में आया तो ठीक है, वरना फिर नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, गिन के 15-20 क्वेश्चन हैं, उतने ही आते हैं अगर आएंगे तो। क्या? रेयर ही आता है, रेयर ही आता है। वर्क एनर्जी पावर से बहुत क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, बट पावर से क्वेश्चन नहीं आते, बहुत कम आते हैं, रेयर ही आते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं छोड़ के चल जाना, एनटीए कहते हैं उसे, जो एग्ज़ाम लेता है ना तुम लोगों का, वो एनटीए है। हाँ, नहीं नहीं, उसको पता है तुमने कहाँ छोड़ा, वही क्वेश्चन पूछ लेगा। उसको पता है सिलेबस से क्या डिलीट हुआ, उसी का क्वेश्चन पूछ लेगा। हाँ, अरे उल्टे सीधे क्वेश्चन पेपर क्या बताऊँ तुम्हें। एक बालक था, वो बालक 12th में फेल हो गया, ठीक है, 12th बोर्ड में फेल हो गया। जेई मेंस में उसकी बनी 97 परसेंटाइल। अब बताओ, और उस 97 परसेंटाइल में उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स मैथ्स में, और वो फेल भी मैथ्स में हुआ है। तो एनटीए कुछ भी कर सकता है और सीबीएसई उसके अलावा कुछ भी कर सकता है। सीबीएसई की तो कहानियां सुन ही रहे होगे तुम लोग, पता चल ही रहा होगा। कहीं ये सोच के तो नहीं चल रहे ना 10th जैसा मामला हो जाएगा आराम से, कि गलती से भी लेके मत चलना अपनी लाइफ में, वरना उससे बुरा कभी जीवन में नहीं पछताओगे। एक बालक था अभी, उसको मैंने खूब समझाया कि बेटा चलो मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ, फिर बात करते हैं। हाँ ना,